ओके, आपको वर्ड से पता चल रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता होगा? कोई आइडिया बता सकता है? कोई कुछ भी, लिमिटिंग मतलब क्या? जब कुछ फ्रिक्शन में क्या लिमिट आएगी कुछ, सर किसी फ्रिक्शन लिमिट की में? कुछ फ्रिक्शन रुक जाए, हाँ कुछ लिमिट लिमिट्स होंगी आएगी। जिसकी हाँ लिमिट लिमिट हो, होगी बिल्कुल। जिसमें बॉडी एट द वर्ज टू फॉल होगी। गुड इवनिंग। यस यस, वंशिका, वंशिका ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया, बहुत अच्छा जवाब दिया वंशिका ने, कि बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन तक हमारी लिमिटिंग कंडीशन होगी। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? जो भी समझ में आ रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है, बोला करो। फिजिक्स की क्लास ओपन टू ऑल, बोला करो आराम से, बताओ। क्या हो गया? कैसे चुप हो गए भाई? सर जो रेस्पॉन्स था हमने वो बोल दिया, अब कुछ नहीं बचा, ऐसा है क्या? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल रिएक्शन के। यस यस, ये बात भी बिल्कुल बोल सकते हो। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल रिएक्शन के। बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने बेटा, वेल डन। तो देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जरा ध्यान से देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों फ्रिक्शन देखे थे। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, स्टैटिक एंड काइनेटिक की, दोनों की बोल सकते हो आप। स्टैटिक फ्रिक्शन एज वेल एज काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, और कुछ प्रॉब्लम करेंगे फ्रिक्शन के बेस पे। ठीक है, तो शुरू करें? यस सर। यस सर। ओके ओके, ये आपका वेटेज है, वो पहले से ही दिया था। सर फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या है इसका आंसर? एक काम करता हूं, मैं पोल बना रहा हूं, ठीक है? पोल में आंसर करिएगा। जैसे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पोल पे आंसर करिए, मैंने पोल बना दिया है। जिनको पोल दिख रहा है वो लोग पोल पे रेस्पॉन्स करें, और जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो हैंड रेज करो, मुझे पता चले कितने लोगों को नहीं दिख रहा है। काफी लोग हैं जिनको नहीं दिख रहा है, ठीक है चलो कोई ना, वेट करते हैं। जो लोग, जिन लोगों को दिख रहा है वो लोग रेस्पॉन्स करो सब लोग। अभी पोल पे रेस्पॉन्स काफी कम बच्चों का आया है, काफी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आया है। बच्चों रेस्पॉन्स चाहिए मेरे को। कुछ बच्चों को दिख ही नहीं रहा है, वो लोग तो रेस्पॉन्स कर ही नहीं सकते। बेटा ये रेस्पॉन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसलिए कि पोल पे जो आंसर पूछे जाते हैं उन सबको रेस्पॉन्स जरूर किया करो। सर पोल ही नहीं दिख रहा। सबसे पहले, हाँ, सर पोल दिख पोल ही नहीं नहीं रहा दिख है। रहा। सर पोल ही नहीं यस दिख चलो रहा, सर। क्या जिनको ठीक दिख रहा है वो लोग, जो जिनको दिख रहा है वो लोग करो, जिनको नहीं दिख रहा छड्डो, कोई नहीं। अच्छा वैसे ही बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। डायरेक्शन, ऑप्शन द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज, देखो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर होती थी? अपोजिट टू द रिलेटिव आपको टेंडेंसी ऑफ टेंडेंसी, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट किस में होता था? रेस्ट में होता था कि नहीं होता था ऑब्जेक्ट? यस सर। यस सर। रेस्ट में होता था ना, रेस्ट ऑब्जेक्ट होता। लेकिन टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, किस डायरेक्शन में चाहत है उसकी मूव करने की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने की, टेंडेंसी टू मूव की कंडीशन के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने की, इसलिए ये गलत है भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड ऑप्शन,
The direction of friction force will act opposite direction to the tendency of the relative motion. Option B is correct. B. Option B. इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन को. The magnitude of friction force is directly proportional to. एक बच्ची ने आंसर मुझे बताया था स्टार्टिंग में ही. Normal reaction between contact surface. Normal reaction Option B. Option B. नॉर्मल रिएक्शन विद. ऑप्शन B. 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 बी इज करेक्ट. एग्जैक्टली करेक्ट बोला. आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी. B. बी करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन देखो जरा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन. All of above. All of the above. Option D. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल. आप जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन देखोगे. नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट. आपको याद है मैंने कल एक एग्जांपल बताया था कि आप एक ईंट को ले रहे हो, उसको अपने घर के सरफेस पे रख रहे हो, तब खींच रहे हो तो थोड़ा इजी खींच रहा है, और लेकिन उसी ईंट को जब रोड पे ले जाके रख रहे हो तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको खींचने के लिए. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ईंट का वेट सेम है. ईंट का अगर वेट सेम है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन सेम है. नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो भैया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स? नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द मटेरियल. कौन से सरफेस से कांटेक्ट में है इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है. Yes, sir. तो हमारा Yes, ऑप्शन sir. फर्स्ट तो करेक्ट है. फर्स्ट सही था. Yes, sir. सेकंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कांटेक्ट. एरिया पे भी इंडिपेंडेंट होता है वो. इंडिपेंडेंट होता है रिलेटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. ये भी करेक्ट. तीनों सही थे तो ऑल ऑफ दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Yes, sir. हेलो. ठीक है. अब जरा आप देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखो जब मतलब मोशन में ये जब अच्छा पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं एकदम सिंपल सा. पोल को एंड कर दिया. ठीक है. मैं ना एक एग्जांपल ले लेता हूं आरुषि का. ठीक है. आरुषि को एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो कि आरुषि यहाँ पे खड़ी हुई है. ये आरुषि है. थोड़ा पैर और बड़े कर दो, जमीन पर खड़ी हो जाए. कौन है? आरुषि. इसके सामने 5 बच्चे हैं. मान लो ये शैतान बच्चे हैं. कौन है? शैतान बच्चे. कौन है? शैतान. जापान बच्चे. और यहाँ पे कुछ एक टोकरी में आम रखे हुए हैं. क्या रखे हुए हैं यहाँ पे? मैंगोस. Mangoes. मैंगोस रखे हुए हैं. आरुषि को बोला गया है कि इन शैतान बच्चों से मैंगोस को बचाना है. आरुषि को बोला गया. आरुषि की कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम 5 बच्चों को रोक सकती है. ये शैतान बच्चे इतने शैतान है कि 5 से अगर छठवां बच्चा आ गया ना तो आरुषि नहीं रोक पाएगी. ओनली 5 बच्चों को आरुषि रोक. अगर एक बच्चा आएगा तो आरुषि रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी. Yes, sir. ठीक है. 2 बच्चे आए तो Sir, रोक लेगी. रोक पाएगी. मतलब 5 बच्चे तक अगर आए, बच्चे भी आए तो भी रोक पाएगी आरुषि. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रोक पाएगी. 5 बच्चे तक मतलब 5 तक बच्चे आ रहे हैं तब तक आरुषि रोक पा रही है. लेकिन अगर मेरा छठवां बच्चा आ गया तो क्या होगा भाई? Sir, तो आरुषि रोक नहीं पाएगी. तो वो क्या करेगा? टोकरी के पास पहुंच जाएगा. वो वहां से Yes. आम उठाएगा. इसका मतलब आप जरा एक बात बताओ कि जब एक बच्चा आया था तो आरुषि ने ज्यादा फोर्स लगाया होगा उसको रोकने के लिए या कम लगाया होगा? Yes, sir. Sir, कम. कम फोर्स लगाया होगा. 2 आ गए होंगे तो थोड़ा ज्यादा लगाया होगा. 3 आ गए होंगे तो और थोड़ा ज्यादा लगाया होगा. 4 आ गए होंगे तो और थोड़ा ज्यादा लगाया होगा. जैसे ही 5 आए, क्या आरुषि ने पूरी जितने मैक्सिमम ताकत थी आरुषि की वो पूरी लगा दी 5 बच्चों को रोकने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आरुषि का कंडक्ट समझ में आया? आरुषि आपको खुद को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आरुषि हाँ. एक क्या चीज गया? और देखो, आरुषि को समझो एज अ फ्रिक्शन. आरुषि को मान लो एज अ फ्रिक्शन. और ये कौन भाई? आरुषि फ्रिक्शन ही तो क्रिएट कर रही है, इनको आगे नहीं जाने दे रही.
यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. अब आते हैं हम कंसेप्ट पे। मेन अब आते हैं, ये तो था हमारा एग्जांपल, अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट। देखो, माना कि ये ब्लॉक कुछ वेट है इसका, हमारा फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम है इस ब्लॉक के लिए, मान ला मैक्सिमम फोर्स है मेरा 15 न्यूटन, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये बंदा 1 न्यूटन से इस ब्लॉक को धकेला मार रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? कोई बताएगा कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? एनीवन? अरे गलती बता दो, कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन ही। 1 Newton. करेक्ट है, जो आपने बोला बिल्कुल करेक्ट बोला। आरुषि को देखो, जब एक बच्चा आया था तो आरुषि ने क्या किया, पूरी ताकत लगाई थी क्या उसे रोकने के लिए? Yes, sir. नहीं लगाई थी ना। देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 15 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 15 न्यूटन। क्या ये किसी ब्लॉक को मैंने 15 न्यूटन तक धकेलूंगा तो ये मूव नहीं करेगा तब तक? एक और एग्जांपल लेते हैं जरा, देखिए आपके सामने ये बुक दिख रही है आपको? Yes, 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 sir. sir. कुछ जवाब तो दिया करो, यस नो में कुछ रेस्पॉन्स, जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा समझना। Yes, देखो sir. जब मैं इसको एक उंगली से धक्का मार रहा हूं तो क्या मेरे इस नीचे वाले हाथ में और बुक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। सर लग रही है। धक्का मार रहा हूँ, No. लग रहा है। अगर दो Yes, उंगलियों से धक्का मार रहा हूँ तो, दो उंगलियों से धक्का मार रहा हूँ तो सर लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मैं ज्यादा फोर्स से लगा रहा हूँ। Yes, sir. 3 से लगाया तब भी ब्लॉक, ये बुक मूव नहीं कर रही 3 उंगलियों से। 4 से लगाया तब भी मूव नहीं कर रही, जैसे मैं पूरे हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ तो मूव करने लग गई। तो क्या हुआ? Yes, sir. मूव करने लग गई। Yes, फ्रिक्शन sir. फोर्स कम होगी। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन की कोई एक ऐसी लिमिट है उतने तक ही अपोज करेगा, उससे ज्यादा Yes, अगर sir. फोर्स हो जाता है Yes. तो वो अपोज नहीं कर पाएगा? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम अप्लाई तो कर रहे हैं फोर्स, लेकिन एक ऐसी लिमिट है भैया, अगर उससे ज्यादा हमने फोर्स अगर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? वो बोल दे भैया अब हमसे ना हो पाएगा, अब तो अपनी धर्मशाला पकड़ो, हम जा रहे हैं। या फिर हम इतना ही फोर्स रोक सकते हैं, उसके अलावा जितने भी लोग आएंगे उनको हम बाईपास कर देंगे, भाई तुम जाओ आगे। सिमिलरली आरुषि की तरह देखो, आरुषि के पास अगर 5 बच्चे आएंगे तब तक टोकरी पे जाने से, मैंगो लेने से रोक सकते हैं आरुषि, लेकिन अगर 6वां बच्चा आ गया तो आरुषि नहीं रोक पाएगी। 6वां बच्चा आरुषि को पास करके निकल जाएगा, क्योंकि आरुषि में ताकत ही नहीं होती। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, yes, sir. अगर मैं Yes, सेम sir. ब्लॉक पे, उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी 15 न्यूटन है, अगर मैं 10 न्यूटन अप्लाई करूं इस पे, इस बंदे के द्वारा 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करवाऊं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? कोई बताएगा? 10 न्यूटन। 10 Newton. अगर मैंने यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करवाया, अरे ग्रीन से सही नहीं दिख रहा, ये लेते हैं। अगर मैंने यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करवाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन। करेक्ट बात बोली, 10 Newton. करेक्ट बात बोली अब आपने, ये 10 न्यूटन लगेगा। और ये रेड वाला, पहले वाला कितना लग रहा था? 1 न्यूटन। 1 Newton. जरा ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं आप फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, कितना अप्लाई कर रहा हूं, मान लो मैंने फोर्स अप्लाई किया 15 न्यूटन, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 15 Newton. 15 न्यूटन। 15 न्यूटन लग गया। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, मान लो फ्रिक्शन फोर्स मैंने अब अप्लाई किया, थोड़ा लंबा एरो बना देते हैं, मैंने अप्लाई किया 15.5 न्यूटन। अब जरा बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 15 न्यूटन ही लगेगी। 15 point. हाँ 15 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम 15 15 न्यूटन। थी। यस, किसने बताया? 15.5. किस बच्चे ने बताया मैक्सिमम 15 न्यूटन है? वीना। वेल डन बेटा, वेल डन। जो मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाला था ना, वो वीना ने अभी बता दिया। वेल डन वीना, वेल डन, बहुत अच्छे, थैंक यू। बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। देखो ना, वीना ने सोचा नहीं बिल्कुल भी, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कौन सा नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है, तो वीना ने बता दिया, उसको तो क्लैपिंग मिल गई भाई। ये आपको भी मिल सकती है। क्लास में रेस्पॉन्स किया करो वीना की तरह।
सीखो कुछ कुछ करते हैं रेस्पॉन्स। और जब अरे यार 5 बार रेस्पॉन्स करोगे, उसमें से एक बार भी क्लास में सही निकल गया तो मजे आ गए ना। नेगेटिव मार्किंग मिल नहीं रही है, पॉजिटिव तो मिल गई ना एक। यस सर। एग्जाम में अगर आपको बोल दिया जाए नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे में करने हैं, 100 के 100 करके आओगे आप, मैं गारंटी लेता हूँ। यस सर। करोगे सब लोग 100 के 100? Yes, sir. यस सर। क्यों करोगे? Yes, sir. क्यों करोगे? क्योंकि Sir. नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर। नेगेटिव नहीं है, तुक्का मार देते हैं। अगर सही गया तो मार्क्स मिल जाएंगे, गलत गया तो जीरो, कोई फर्क नहीं है। नहीं करेंगे तब भी जीरो मिलेगा। तो वही तो क्लास में कंडीशन है। क्लास में तो वही कंडीशन होती है। अगर सही गया तो वाह वेल डन, सर बोलेंगे वेल डन, बहुत अच्छे, अच्छा फील होगा। अगर गलत भी गया तो सर वो थोड़ी ना बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग हो गया, ये है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो टॉपिक आते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा एडजस्ट हो जा रहा है उसी के इक्वल। लेकिन अगर मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं एडजस्ट हो रहा। फिर वो बोला भैया मैंने मैक्सिमम वैल्यू लगा चुका हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग। क्या ये सेल्फ एडजस्ट, क्या ये अपने आप एडजस्ट, क्या फ्रिक्शन फोर्स को कोई बोल रहा है? जब मैं इस बुक को एक उंगली से फोर्स लगा रहा था तो क्या मैं इससे बोल रहा था, इसके कान में बोल थोड़ा रहा भाई मैं एक उंगली से लगा रहा हूँ? ये बोल रहा था क्या इस बुक के कानों में? No, sir. नहीं बोल रहा था। 2 उंगलियों से लगा रहा हूँ तब भी नहीं बोल रहा, 3 से लगा रहा हूँ तब भी नहीं बोल रहा, 4 से लगा रहा तब भी नहीं बोला। जब पूरे हाथ से फोर्स लगाया ये मूव करने लग गई, तब मैंने इसके कान में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये मूव करने लग गई। मैं मतलब मैं बोल सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का मतलब जितना मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। इसीलिए देखोगे आप, आपने अप्लाइड फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने इतना अप्लाई किया, यहां तक अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स इतना लग गया। तब आपने यहां तक अप्लाई किया, मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इतना लग गया। जब आपने यहां तक अप्लाई किया, यहां तक अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स इतना लग गया। लेकिन इसके बाद में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, देख रहे हो? ग्राफ से भी देख पा रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से अब देखो, तो हम यहाँ पे आगे चल के 3 कंडीशन पढ़ेंगे। नंबर 1, आप खुद बताओगे मुझे वैसे तो एक्चुअली में, जब मेरा अप्लाइड फोर्स, रेड कलर लेता हूं यहाँ पे, रेड पहले से लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लेता हूँ, ये इसका सही नहीं दिखेगा, मैं कुछ अलग कलर लेना चाहता था इसके लिए। ग्रीन। ठीक है, अब जरा देखोगे, अब जरा आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखो जब मेरा अप्लाइड फोर्स एफ अगर मेरा लेस देन फ्रिक्शन फोर्स है, लेस देन एफ आर है मैक्सिमम से, तो मेरा क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? नो सर नहीं किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। सिमिलरली मैं बोलूं कि अगर मेरा एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के है, तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा? सर नहीं अबाउट नहीं करेगा, तब भी नहीं करेगा, तब भी किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा। लेकिन इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वर्ज ऑफ मोशन। वर्क। ये बेटा अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड का पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ इसी स्लाइड पे? क्योंकि एक बच्ची ने रेस्पॉन्स कर दिया था नेक्स्ट स्लाइड का, तो मैं इसी स्लाइड पे पढ़ा दूंगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड को हम हवा से उड़ा देंगे, आप बताओगे उसमें सारी कंडीशन। अगर मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स मेरा ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से हो गया, तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा? सर मूव करेगा। मूव करेगा, मूव करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो No, sir. ओके, जरा वही कंडीशन एक बार फिर से देखते हैं। आज देखो कि जैसे जैसे एक्सर्टेड फोर्स बढ़ रहा है, क्या मेरा मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है? देखिएगा, देखिएगा एरो, देखिएगा अप्लाई एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब अप्लाइड फोर्स। देखो देखो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कब तक बढ़ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू तक। एक्सर्टेड फोर्स का मतलब है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ये क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स।
सारी बात समझ में? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन, होता है कि नहीं? और एन कैसे Yes, sir. निकालेंगे हम? एन कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ U वाई पुट करके। तो हमारा क्या होगा, ऊपर क्या है, एन है, एन माइनस एन जी इक्वल टू 0। तो एन क्या आ जाएगा हमारा, एन जी के इक्वल। तो आप देखोगे एफ आर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, म्यू एम जी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप आगे चल के बहुत बार यूज करो, एफ आर इक्वल टू म्यू एम जी। अगर मेरा मान लो, तो चलो एक और बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इसकी मैक्सिमम एफ आर मैक्स की वैल्यू है मेरी, मान लो 10 न्यूटन, और मैं अप्लाई कर रहा हूं 5 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ, कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 5 Newton. 5 न्यूटन। मीटर। बिल्कुल करेक्ट है। मान लो मैं अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स बताओ। 10 Newton. 10 न्यूटन। करेक्ट। मान लो मैं अप्लाई कर रहा हूं 10.01 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना लगेगा? 10 Newton. 10 10 न्यूटन। न्यूटन। बेटा बिल्कुल 10 न्यूटन लगेगा, चाहे फोर्स कितना भी ज्यादा हो जाए इसके बाद में, चाहे 1,00,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दूं, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन ही लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे आता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है ना, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आना शुरू कर देगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। जरा देखोगे आप यहाँ पे वो जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन से समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं, ये sir. बताओ। Yes, लिमिटिंग sir. जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, एक बच्चे ने बोला भी था, एक दो बच्चों ने, कि भाई सर कुछ ऐसा होगा कि फ्रिक्शन के साथ कोई लिमिट लगाई जाए। क्या लिमिट लग रही है फ्रिक्शन के साथ में? Yes, sir. यस सर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है? एक्सर्टेड का मतलब है अप्लाइड फोर्स। Applied force. क्या मेरा अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स है, तो मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा? यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो अगर मेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, तो क्या होगा? जस्ट स्लिपिंग। जस्ट स्लिपिंग बोलूं, या फिर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस में कुछ वर्ड यूज करता है अच्छे वाले वर्ड, एट द वर्ज ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है बेटा, जो एनटीए यूज करता है ना क्वेश्चन बनाने में, तो इन वर्ड लैंग्वेज में कंफ्यूज करता है बच्चों। तो हमें लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना, कि अगर वो उसने बोल दिया एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन में हमें कंडीशन ले लेनी है कौन सी? एफ एक्सर्टेड, यानी कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब यस। सिंपल कंडीशन, स्लिपिंग कंडीशन देखो। यस सर। स्लिपिंग कंडीशन क्या है? स्लिपिंग कंडीशन कब होती थी? मूव करना या फिर स्लिप करना कब आएगा, कब होता था? याद करो जरा। जब F is greater than F friction force. तो एफ ग्रेटर देन यस, एफ जब आपका अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, तब मेरा क्या करता था? स्लिपिंग करता था, या फिर मैं बोलूं कि मूव मूव कर जाता था। ये कंडीशन आपने बताई थी पिछली स्लाइड में, मैंने नहीं बताई थी, आपने बताई थी। Yes, sir. ये वही कंडीशन है तीनों की तीनों। देखो ये यस वही सर। कंडीशन है, देखो इससे पीछे वाली स्लाइड में आपने यहाँ पहली स्लाइड में ही बता दिया था सब कुछ, आगे की 4 स्लाइड का हमने पहली स्लाइड में ही पढ़ लिया था, क्योंकि आपने बोला था। इसलिए आप अगर रेस्पॉन्स नहीं करते तो मैं यहाँ पे नहीं बताता, उस टाइम पे बताता। आपने बता दिया तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ना है थोड़ी देर बाद पढ़ना, बात तो इसी है। क्लियर है? Yes, यस सर। ओके, यार देखो यहाँ यस पे सर। फ्रिक्शन का एक ग्राफ बनाते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों का ग्राफ बना। आप एक बार देखो जरा ग्राफ को, जरा देखो कैसे इंक्रीज कर रहा है। देखो देखो कैसे इंक्रीज, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, यहां तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, देखो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है एक्चुअली। पहले पहले हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है। एक्चुअली होता क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, पहले थोड़ा फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट सोच रहा है यार कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाऊं,
मैंने लगाया 5 न्यूटन, मैक्सिमम मान लो फ्रिक्शन फोर्स ही लगा सकता है 10 न्यूटन। तो मैंने पहले 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन तक लगाया, तब तक फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अपनी लगा रहा है। जैसे ही 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगा, जैसे ही लगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करना, मूव करना शुरू। और देखो, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक रहता है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, तभी तक रहता है कि नहीं रहता है। Yes, Yes, sir. sir. अरे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था कि भाई हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो लेकिन मोशन में आने की ट्राई कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, तब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन आता था। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब हमारा जब motion- ऑब्जेक्ट मोशन में हो। तो जब ये मोशन में होगी तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक या स्टैटिक, Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमने Kinetic पढ़ा था, friction. कल पढ़ा था हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। Yes, sir. कोई बताएगा क्यों होती है कम, So, कोई बताएगा क्यों होती है बेटा कम। इसमें force of friction एक 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 वीना 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 एक मिनट, आप हर बार बता दे रहे हो, मैं किसी और से पूछूंगा, ठीक है बेटा, जिससे भी पूछूंगा, गलत आता है गलत बताओ, सही आता है सही बताओ, नहीं आता है बोल दो नहीं आता, लेकिन रेस्पॉन्स जरूर करना है, ठीक है। अरे बोलो, डर क्यों रहे Yes, हो। sir. Yes, sir. भाई देखो, मैं बंदूक लेके नहीं बैठा हूं, मैं ऐसे बंदूक लेके तान के नहीं बैठा हूं, अगर नहीं आया तो गोली मार दूंगा, ऐसे नहीं करने वाला। बस कुछ बच्चे सोच रहे हो सर आप कर भी नहीं सकते ऐसा, तो हम हिमाचल में है ना। Yes, sir. अभी बताएंगे कशिश। कशिश आप बताओ बेटा, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। कोई भी एक वर्ड, एक वर्ड भी बोल दो, एक वर्ड भी आपका बहुत कीमती है हमारे लिए। कशिश, अच्छा दीक्षा कुमारी, आप बताओगे। सर क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है मोशन में होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता। ओके ठीक है। कृतिका, बेटा कृतिका, कृतिका भाटिया, दो कृतिकाएं दोनों, तीन कृतिकाएं एक्चुअली में। कृतिका भाटिया बताओ, कृतिका भाटिया, कृतिका कौंडल, मधुबाला, ओके वो रिस्पॉन्स। अच्छा अब कौन बताना चाह रहा है, पहले हैंड रेस कर दो। ओनली एक बच्चा बताना चाह रहा है। Repeat कर हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस बेटा, हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस करो, जो भी बताना चाह रहा है हैंड रेस। क्वेश्चन रिपीट कर देना। क्वेश्चन ये था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, या फिर बोलो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा क्यों होती है। अंशु अंशु अंशिका बताओ क्या। सर की स्लाइड जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसमें इंटरलॉकिंग होती है, इसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और जो काइनेटिक होती है उसमें इंटरलॉकिंग कम होती है। हाँ ये कारण भी बोल सकते हो आप, अंशु ने बिल्कुल सही बताया। वंशिका पंडित, वंशिका आप बताओ। कि स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी नहीं चल रही होती है और काइनेटिक में चल रही होती है। काइनेटिक में मोशन में आ जाती, मोशन में होती है। ओके ज्योति। सर स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करती है जब बॉडी रेस्ट में होती है। नहीं बेटा ये तो हमें क्लियर है, मैं पूछना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। वीना, वीना आप बताओ। सर क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन में ज्यादा होगी, इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मतलब उनमें इंटरमोलिकुलर ज्यादा होंगे, इसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन से। वेल डन, एक बार और वेल डन वीना के लिए, एक बार और वेल डन। एक बच्ची ने बता दिया था पहले, वैसे पहले आधा आंसर बता दिया था एक बच्ची ने कि सर जो हमारा इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉकिंग बता दिया था एक बच्ची ने, लेकिन उसमें एक वर्ड मिसिंग था, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। वो हम वीना ने क्लियर कर दिया
तो वीना का आंसर परफेक्ट बोला जाएगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग पहले पता ही था सबको। तो ये जो आधा अधूरा रहा हुआ कसर थी वो वीना ने पूरी कर दी। वेल डन वीना, बहुत अच्छे। क्योंकि बेटा देखो, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, उसमें इंटरलॉकिंग भी होती है और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। आप जब देखोगे दो सरफेस मेरे कांटेक्ट में हैं, जैसे मान लो, चलो यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान लो दो सरफेस मेरे कांटेक्ट में है, नीचे वाला सरफेस थोड़ा खुरदरा बनाते हैं ना, जिससे थोड़ा फील आए। एक सरफेस ये है और एक सरफेस मेरा ये है। जब ये सरफेस मेरे कांटेक्ट में है तो एक तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग है कि नहीं इंटरलॉकिंग? यस सर। यस सर। भाई इंटरलॉकिंग दोनों में है, काइनेटिक में भी है और स्टैटिक में। वैसे स्टैटिक में इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है काइनेटिक से, लेकिन मैंने मान लिया चलो दोनों में सेम है, दोनों में इंटरलॉकिंग सेम है। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, एटम्स रुके होते हैं, दोनों के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी लगता है, कि जैसे ऊपर वाले जो एटम होंगे, इसके एटम होंगे, कुछ इसके एटम होंगे नीचे, दोनों के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये इधर अगर जाना चाह रहा है और ये इधर जाना चाह रहा है, तो सेपरेशन में ज्यादा ताकत लगती है। इसीलिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यस और नो? यस सर। यस सर। समझ में आएगी यस बात सर। कुछ? अब देखो, ये जो यहां तक तो भैया मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पहुंच गई है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता, ये बता रहा है भैया कि मेरा म्यू एस जा रहा है। म्यू एस क्या कर रहा है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है और कौन आ रहा है? म्यू के काइनेटिक। आ रहा है। म्यू के तो पता है ना, इसको हम बोलते हैं म्यू एस यस और इसको सर। बोलते हैं म्यू के। म्यू एस जा रहा है और म्यू के आ रहा है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक। फोर्स आ रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। जैसे ही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीटली चला जाता है, ये वो कंडीशन है, माइक्रो सेकंड की कंडीशन है बेटा। ये जो ग्राफ बता रहा है ना, माइक्रो सेकंड की कंडीशन बता रहा है। रेस्ट से मोशन के बीच में जो माइक्रो सेकंड होगी ना, उसके बीच का ग्राफ है ये। और जैसे हमारी स्पीड स्टार्ट हो गया ऑब्जेक्ट अच्छे से मूव करना, उसके बाद हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू न तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है, ना ही स्पीड पे डिपेंड करती है। चाहे ऑब्जेक्ट धीमे मूव करे चाहे तेज मूव करे, स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। यस और नो? यस सर। यस सर। तो किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताओ पहले। नो नो सर। सर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को करो, इजी क्वेश्चन है एकदम। करो इस क्वेश्चन को, फास्ट करो। इसके बाद सेम टू सेम एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं, यहीं पे डाल रखा है मैं क्वेश्चन। जल्दी करो, एक और फील करने वाला टॉपिक करना है अभी हमें, एकदम फील करेंगे उसमें। फील करने वाला टॉपिक और करना है एक और अभी, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। फील करा देंगे एकदम, टेंशन ना लो। किसी का आंसर आया? फर्स्ट का आंसर आया किसी का? फर्स्ट ऑप्शन ए का आंसर आया किसी का? यस सर। क्या आंसर आया बेटा? क्या है बेटा बीना? सर 80 न्यूटन।
8 न्यूटन। सर जो फाइनल आंसर आया वो 60 न्यूटन आया। फाइनल आंसर बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई होगी आपकी 60 न्यूटन। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो जरा ध्यान से। अ ब्लॉक ऑफ 20 kg मास इज लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक सरफेस पे 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.3, 0.3 म्यू एस की वैल्यू देती है। कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक व्हेन अप्लाइड फोर्सेस आर। अब आपको फ्रिक्शन फोर्स निकाले, 4 क्वेश्चन है इसमें। जब अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है तब फ्रिक्शन फोर्स निकालो, 30 न्यूटन है तब फ्रिक्शन फोर्स निकालो, 60 न्यूटन है तब फ्रिक्शन फोर्स निकालो, और आपका 100 न्यूटन है तब फ्रिक्शन फोर्स निकालो। एक्चुअली में ये वही क्वेश्चन है जो आपको लास्ट में करवाया था, मैंने अभी करवाया था ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली थी, 15 न्यूटन लिया था, याद है अभी करवाया था। यस सर। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, करो क्या, उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। सर 60 न्यूटन ही आ रहा है आंसर। है सर 60 न्यूटन। 10 आ रहा है। ओके, बी का बेटा। देखो तो मैं करवाता हूँ, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसका मास कितना दे रखा है, 20 kg। क्या 20 kg नीचे की तरफ लगेगा? यस सर। वर्टिकली। 20 g नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर क्या n लगेगा, n। तो मैं n कैसे यस निकालूंगा, सर। n क्या होगा यहाँ से, n मेरा mg के इक्वल होगा, n mg के यस इक्वल सर। होगा। mg मतलब n इक्वल टू 20 इंटू 10, यानी कि n कितना हो गया, 200 200 न्यूटन। न्यूटन। अब मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहता हूं मैं, एफआर मैक्स कितना होगा, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है मेरा 0.3, mg कितना 200, कितना आ गया मेरा 60 न्यूटन, मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब आप याद करो वो कंडीशन कि इसका Yes, एफ आर मैक्स है मेरा कितना, 60 न्यूटन। आप ही ने बताया था जब इसको मैं 10 अप्लाई करूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना 10 आएगा, न्यूटन। कितना आएगा फ्रिक्शन फोर्स? 10 न्यूटन। मान लो एक को देखो मैं, अप्लाइड न्यूटन मतलब अप्लाइड, देखो या देखो अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफ आर मैक्स है कि नहीं है यस भाई, सर। लेस देन है ना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स। तो मेरा यस फ्रिक्शन फोर्स सर। कितना आएगा, जो अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, 10 न्यूटन। सिमिलरली सेकंड केस देखो जरा, बी देखो, 10 न्यूटन। बी देखो, बी में मेरा अप्लाइड फोर्स कितना है, मेरा 30 न्यूटन। अब देखो जरा, मेरा अप्लाइड फोर्स लेस देन फिर भी किससे है, एफ आर मैक्स से है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से अभी भी कम है। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा सेकंड केस में, 30 न्यूटन। यस और नो, आएगा कि नहीं? 30 न्यूटन। यस सर। यस सर। यस सर। सिमिलरली सी देखो जरा, सी देखो, इस कंडीशन को क्या बोलता हूं मैं, वर्ज ऑफ मोशन।
मेरा फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाए तो मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? फ्रिक्शन फोर्स 30 कितना आएगा? न्यूटन 30 न्यूटन क्या? मैक्सिमम 60 है ना, तो 60 आएगा, यस सर क्योंकि अप्लाइड फोर्स भी। अच्छा मैंने यहाँ पे 30 लिखा है, 60 नहीं लिखूंगा यार, 60 लिखना चाहिए था। अच्छा तभी आप 30 बोल यस सर लो, मैंने यहाँ पे यस सर 60 लिख दिया है। थर्ड वाले में 60 न्यूटन है ना अप्लाइड फोर्स, इसलिए अब यस सर बच्चों भाई अप्लाइड फोर्स मेरा 100 न्यूटन है और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या था मेरा 60 न्यूटन, तो मेरा अप्लाइड फोर्स जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है ना यस सर बच्चों। यस सर जब मेरा ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट पे रहेगा? मूव करेगा या रेस्ट पे ऑब्जेक्ट रहेगा? मूव करेगा क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, सर मूव करेगा मूव करेगा। इन तीनों में रेस्ट पे था, इन तीनों में किस पे रहेगा? रेस्ट। रेस्ट इन तीनों रेस्ट पे रहेगा, लेकिन इसमें मूव करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, जरा कोई बताएगा कितना आएगा फ्रिक्शन फोर्स? 60 न्यूटन 60 न्यूटन, न्यूटन। एक्जैक्टली 60 न्यूटन ही आएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ है? यस यस सर सर ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एक और है, ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए डाला है। ये होमवर्क के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, मास दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक और स्टैटिक दोनों दिए हुए हैं। देखो इसमें कंडीशन क्या होगी, मान लो सी में मेरा ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते थे, इस क्वेश्चन में भी आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो इतना लगेगा, बट होगा क्या कुछ देर बाद होगा क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, अब हमें यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, इसीलिए हमने यही फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जिसमें मोशन स्टार्ट होगा ना उसमें हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताएंगे, और जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा उसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताएंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको। बताया वही आंसर। Which of the following statement is correct? Incorrect. Option ऑप्शन डी B. ऑप्शन सी okay. काफी बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, जरा देखते हैं पहले। देखो ऑप्शन सी उसने बोला है इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। फ्रिक्शन फोर्स इज अपोज द रिलेटिव मोशन। भाई ये चीज तो मैं पहले से पता थी, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसका मतलब अपोज करता है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड देखो, यस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। भाई हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू थी फ्रिक्शन फोर्स की, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हमारे नॉर्मल रिएक्शन के, थी कि नहीं थी? यस FR सर नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सही है भाई। थर्ड देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखोगे कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। आप अगर देखोगे Yes, आपकी गाड़ी है, साइकिल में साइकिल जब चला रहे हो तब ज्यादा आसानी से चलती है, ब्रेक लगा के चलाते हो पीछे वाला पहिया स्लाइड करता जाता है रोड पर, तब ज्यादा आसानी से चलती है। बताओ रोल करके जब स्लाइडिंग होगा तब ज्यादा चलेगा।
देखो जब ब्रेक लगा के चलाते हो ना तो पीछे वाला पहिया घूमता नहीं है, मतलब रोल नहीं करता। रोल नहीं करता मतलब स्लाइड करता है। तो क्या आपको कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा ताकत से खींचना पड़ता है साइकिल को? यस सर। यस Yes? सर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है हमेशा स्मॉलर देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, होता है कि नहीं? यस सिमिलरली डी ऑप्शन देखो, तीनों मेरे करेक्ट है, तो मेरा ये तो पक्का हो गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन डी है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये बोला है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू की डायमेंशन जो होती है ना वो लेंथ के बराबर होती है। जरा देखो एफ आर मेरा होता है म्यू एन, तो म्यू क्या हो जाता है मेरा एफ आर अपॉन एन। एफ आर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यस सर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और नॉर्मल रिएक्शन की यूनिट भी न्यूटन होती है। यस तो सर। न्यूटन अपॉन न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, तो मेरा म्यू क्या आ गया? डायमेंशन लेस। ये मेरा डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए मेरा ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। यस और नो? यस सर। अब देखो जरा, अब हम आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। जरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ा इजी टॉपिक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? कि माना कि इस ऑब्जेक्ट के दो फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शन फोर्स। द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर मैं बोलूं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट का एंगल जो नॉर्मल रिएक्शन से लग रहा हो, जो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। माना कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपका लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और ये किसी ऑब्जेक्ट का इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, क्या इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा? होगा कि नहीं होगा दोनों का? यस सर। यस सर। माना कि इसका रिजल्टेंट फोर्स मेरा ये है आर, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, तो इस रिजल्टेंट फोर्स का जो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आ रही बात समझे? इसको लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, या फिर बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसका एंगल विद नॉर्मल रिएक्शन, उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब जरा हम इसके थोड़ा सा वो देख लेते, इसको हटा देता हूं। देखो दो फोर्सेस जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ एक्स। दो फोर्सेस होते थे, ये मान लो F1 है, ये F2 है, इसका रिजल्टेंट R था, तो इसमें R कैसे निकालते थे? R इक्वल टू अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होता था। यस सर। यस सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस तो सर। हमने क्या किया, दोनों के रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्सेस से हमने R का रिजल्टेंट निकाल दिया, कितना? अंडर रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर। तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो जरा एक बात बताओ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है मेरा, मान लो यहां तक है, ये क्या, ये जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है ये इसके इक्वल है? यस सर। ये दोनों इक्वल हैं। अब जरा इस ट्रायंगल को लो, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इधर ही क्यों रह रहा है भाई? ठीक है, एबीसी। अब जरा देखोगे ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में ये मेरा अल्फा है, टेन अल्फा क्या होगा? टेन अल्फा बताओ क्या होगा? यहां से ये मेरा एफ आर मैक्स और ये मेरा एन है, ये मेरा एन है, ये मेरा एफ आर मैक्स है।
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है? परपेंडिकुलर क्या है Yes, मेरा, sir. एफ आर मैक्स, परपेंडिकुलर है मेरा Yes, एफ आर मैक्स, और बेस क्या है मेरा एन। तो यहां से देखोगे मेरा 10 अल्फा आ गया मेरा, एफ आर मैक्स क्या है मेरा, म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाई एन, तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो 10 अल्फा इक्वल टू म्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ना 10 अल्फा इक्वल टू म्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, आगे चल के यूज में आएगा। म्यू इक्वल टू 10 अल्फा, या फिर आपको अल्फा निकालना है तो आप कर सकते हो 10 इनवर्स म्यू, ये भी कर सकते हो। आई बात समझ में? यस yes, सर। sir. ठीक है, अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट, एक और, एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली इसको फील करा देता हूं, उसके बाद में 1 सेकंड का टॉपिक। ये आपको ये दिख रहा है मेरे हाथ में, यस सर। यस सर। दिख रहा है? इसके ऊपर एक मैच बॉक्स दिख रहा है आपको, यस सर। यस दिख सर। रहा है? ठीक है। अच्छा, अभी ये दोनों हॉरिजॉन्टल में है। यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको टिल्ट करता जाऊं, क्या एक एंगल पे आके ये मूव करने लग जाएगा नीचे की तरफ? जरा ध्यान से देखिएगा, देखो कर गया मूव, गिर गया नीचे। यस सर। यस सर। जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल से इस हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन रहा है, इस हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन रहा है, जिस पे ये मैच बॉक्स इस इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड होकर नीचे गिर गया बिना मेरे फोर्स लगाए हुए, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैं सिर्फ इसको टिल्ट कर रहा, बिना मेरे फोर्स लगाए हुए इससे नीचे की तरफ गिर गया, इसी एंगल को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ रिपोज। एक और बात समझाता हूं, ये मेरा था मैच बॉक्स। एंगल ऑफ रिपोज होता है कि जिस एंगल पे इसको मैं एंगल चेंज करते जाऊं, ऐसे एंगल चेंज करते जाऊं, जिस एंगल पे ये मैच बॉक्स स्लाइड करने लग जाए, सरफेस से नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाए, उसी टाइम पे जो एंगल, ये जो वो है, बोल दो प्लेट टाइप की, बोल दो कुछ भी, ये जो सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज। जरा देखो एंगल ऑफ रिपोज, देखो एंगल ऑफ रिपोज का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखो जरा, धीमे स्लाइड किया और स्लाइड कर रहा हूँ, ये देखो जैसे गिर गया। अब ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन रहा है नीचे वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है, इसी को मैं बोलता हूँ क्या, एंगल ऑफ रिपोज। फील आया फील? यस सर। Yes, sir. अब जरा स्क्रीन पर देख लेते हैं इसी एनिमेशन को, थोड़ा सा एनिमेशन से देखो, ये मैंने थोड़ा सा हटाया, अभी मूव नहीं कर रहा, मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है। देखो होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे अल्फा एंगल बनाएगा तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, वेट के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, mg साइन अल्फा और एक mg कॉस अल्फा। जैसे ही हम अल्फा को और बढ़ा रहे हैं, देखो अल्फा को और बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहा है, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे आके ब्लॉक मेरा स्लाइड कर रहा है। तो इसी कंडीशन को मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ पे आके ना जस्ट मेरी मूव करने की कंडीशन हो रही थी, जस्ट मूव करने की कंडीशन हो रही थी। इसका मतलब क्या, मेरा जो एफ एस मैक्स है, क्या मेरा एफ एस मैक्स मेरा इक्वल होगा mg साइन थीटा के? क्योंकि ये वो कंडीशन है जिस टाइम पे जस्ट वर्ज ऑफ मोशन मतलब ये जो फोर्स है, क्या मूव ये इसी फोर्स के कारण हो रहा है ब्लॉक, यही रेस्पॉन्सिबल तो यही Yes, ब्लॉक है, sir. यही फोर्स है ना, तो ये मेरा फोर्स इक्वल टू होगा एफ एस मैक्स के। अच्छा, एफ एस मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, म्यू एन लिख सकता हूँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को mg साइन थीटा। यहाँ पे एन क्या है मेरा, एन क्या है, यहां से निकालो जरा, एन क्या है मेरा, क्या मेरा एन mg cos थीटा है? एक मिनट जरा फिर से समझाता हूं मैं आपको, इसको हटाओ। क्या मेरा इस वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन के लिए एफ एस मैक्स मेरा mg साइन थीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहां तक बताओ पहले, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, एफ एस मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एस मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस वाली कंडीशन से यहां से आप देखोगे एन मेरा आ जाएगा mg cos थीटा,
तो मेरा एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू एन होता है कि नहीं होता है? तो म्यू क्या है Yes, मेरा, sir. म्यू पता नहीं है, एन एन को पुट कर दो जरा, एम जी कॉस थीटा। अब जरा इस वैल्यू को मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे एफ एस की एम म्यू एम जी कॉस थीटा। तो देखो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, और इस कॉस थीटा को इसके नीचे ले आओ, कॉस थीटा को इसके नीचे लाओगे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा, एक और बार हमारा प्रूफ हो गया कि म्यू इक्वल टू टेन थीटा, एंगल ऑफ रिपोर्ट से। तो थीटा मैं बोल सकता हूँ टेन इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोर्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अगर आप घर पे जाके देखिएगा, थोड़ा सा फील करिएगा इसको, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है ना, फिर भी कोई डाउट आता है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी आपका टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कैसे हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, कैसे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है, इस चीज को आप ध्यान से करिएगा घर पे। अगर किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन आती है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर लास्ट क्लास से किसी को, ये देखो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क के 4 क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ मुझे। Static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन और Limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन और ग्राफ पढ़ा है, Angle of friction graph. ग्राफ पढ़ा, और क्या पढ़ा है? Questions. Angle of friction. क्वेश्चंस ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पूछ गया है, Angle of repose. और हमने एंगल ऑफ रिपोज, और हमने क्या किया, क्वेश्चन। Questions. इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है No, बच्चों? sir. No, sir. No, sir. अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर कोई दिक्कत फिर भी आती है तो आप मुझे बता सकते हो। और लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, अगर डाउट किसी को हो तो फिर लास्ट थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अदरवाइज अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Okay. Bye, sir. Yes, sir. Bye everyone. Thank you, sir. Welcome बच्चों, Thank you, sir. welcome, Good night, sir. very good night.